देखिए बच्चों, तरुण स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12th कला वर्ग विषय अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत व्याकरण में व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना पार्ट 1 से संबंधित पढ़ेंगे और इससे संबंधित बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत 2 नंबर का प्रश्न आता है। तो इस व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना पार्ट 1 में सबसे पहले अपन जानेंगे भाषा के बारे में। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहता है और समाज में रहकर वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है, अपनी भावनाएं दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करता है। अतः वह समाज में रहकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अपने भावों को व्यक्त करता है। तो मनुष्य जिस माध्यम से अपने विचार व्यक्त करता है उस माध्यम को ही भाषा कहते हैं, अर्थात उस माध्यम का नाम ही भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? कोई भी शब्द है उसकी उत्पत्ति कोई न कोई प्राचीन भाषा के धातु से होती है और इसमें भी ऐसा ही हुआ है कि भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी, अपनी वाणी को व्यक्त करना। भाषा की परिभाषा देखिए, व्यक्त वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जाती है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के 2 रूप होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं 2 प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से भाषा 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मौखिक भाषा और दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंतर्गत व्यक्ति साधारणतः बोलचाल की भाषा आती है। व्यक्ति जो अपनी भावनाएं दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे उनकी भावनाओं को सुनकर समझ सकते हैं, वही मौखिक भाषा कहलाती है। मौखिक रूप से विचारों का आदान प्रदान करना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जबकि दूसरी है लिखित भाषा। लिखित भाषा के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो भी वर्ण है उसका उच्चारण होता है, उस उच्चारण के द्वारा ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेत द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है। जब उच्चरित ध्वनि यानी मुख से निकली हुई ध्वनि या संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेत द्वारा लिखकर अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। फिर ये तो थी दोनों की परिभाषा, और अब दोनों में समझेंगे अंतर, अर्थात लिखित एवं मौखिक भाषा में अंतर। पहला अंतर यह है कि मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य छोटे न होकर अक्सर बड़े होते हैं। दूसरा, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है, बनाई हुई होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होता रहता है, ये परिवर्तन होती रहती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है, इसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। चौथा है मौखिक भाषा में सदैव ताजगी रहती है, तरोताज़ा बना रहता है, नए नए विचार आते रहते हैं, भाषा में परिवर्तन होता रहता है।
जबकि लिखित भाषा में परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है। लिखित भाषा प्राचीनता एवं रूढ़ता लिए हुए होती है, प्राचीनता से युक्त होती है। भाषा के प्रकार के बाद अपन जानेंगे भाषा के विविध रूप। तो रूप के आधार पर अपन बात करें तो भाषा के 4 रूप होते हैं: मूल भाषा, विभाषा, बोली और उपबोली। तो सबसे पहले मूल भाषा के अंतर्गत प्राचीन समय में सभी भाषाओं के मूल में एक ही भाषा रही थी, मतलब एक ही प्रकार की भाषा थी। लेकिन इसको बाद में पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर 10 भाषाओं में बांट दिया गया। जिस प्रकार हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की मूल भाषा भारोपीय परिवार है, यानी भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उसकी मूल भाषा भारोपीय परिवार है। तो ये मूल भाषा के अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद में विभाषा। विभाषा प्रांतीय आधार पर वर्गीकृत होने वाली भाषा होती है। प्रांत के आधार पर ये अलग अलग होती है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बोली जाती है। इसमें शासकीय कार्य होता है। उदाहरण के तौर पे पंजाबी, गुजराती, मराठी। फिर उसके बाद में बोली। बोली भी प्रांतीय स्तर पर होती है, लेकिन इसमें शासन से संबंधित कार्य नहीं होता है। इसमें साहित्यिक रचनाएं होती है, इसमें साहित्य लिखा जाता है। जैसे भोजपुरी भाषा, मालवी, मगही, इसमें साहित्यिक रचना होती है, लेकिन शासन से संबंधित कार्य नहीं होता है। फिर है उपबोली। व्यक्तिगत बोली को सामूहिक रूप में उपबोली कहते हैं। एक क्षेत्र विशेष के आधार पर कई व्यक्तियों के द्वारा बोली जाने वाली बोली और उसी बोली को सामूहिक रूप से उपबोली का नाम दिया जाता है। तो ये थे भाषा के विविध रूप। अब देखते हैं भाषा की इकाइयाँ। तो भाषा की मुख्य रूप से 5 इकाइयाँ होती है। नंबर 1 ध्वनि, 2 वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा पद और 5वां वाक्य। तो सबसे पहले है ध्वनि। तो ध्वनि व्यक्ति के मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज होती है, उसे ध्वनि कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज को ध्वनि कहा जाता है। दूसरा है वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, जिसमें स्वर शामिल नहीं है तो उसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण कहते हैं। और उसके बाद में तीसरा है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों से शब्द का निर्माण होता है और शब्द ऐसा जिसका अर्थ निकलता हो, सार्थक समूह, उसी शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। उदाहरण के तौर पे कमल, पंकज आदि। फिर है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यवहारिक रूप अथवा विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने को मारा, तो मारा ये शब्द है, पद है। फिर है वाक्य।
शब्दों के मेल से एक पूर्ण विचार प्रकट होता है। उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात व्यक्ति जो कुछ कहता है वो एक शब्द में न करके एक से अधिक शब्दों में अपने विचार पढ़ करके वाक्य पूर्ण करता है, तो उस शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। फिर इसके बाद हिंदी भाषा की कुछ प्रमुख बोलियां भी है और वो बोलियां क्षेत्र के आधार पर बंटी हुई है, जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाओं में अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी है। इसी प्रकार पश्चिम हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, बागरू जिससे हरियाणवी भी कहते हैं, और बुंदेली भाषा। इसी प्रकार बिहारी भाषा के अंतर्गत आने वाली मगही, मैथिली और भोजपुरी है। इसी प्रकार राजस्थानी के अंतर्गत मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती ये सभी बोलियां हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली आदि। तो आज हम इस व्याकरण के चैप्टर नंबर 1 व्यवहारिक व्याकरण एवं रचना के अंतर्गत भाषा के बारे में जाना। आज इतना ही।